वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। देखिए, हम लोग आरओ और यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। अब इसमें देखो, आपका 150 क्वेश्चन जो है ना वो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, टोटल 3 वीडियो आई हैं, प्लेलिस्ट बना दी है। इसी चैनल पे जाके पुरानी वीडियोस जो है, जो 3 वीडियो आ चुकी है, उनको देख लेना। ठीक है, और हम लोग को स्टार्ट करना अपने 151 वाले से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आरओ 27 जुलाई और यूपी पीसीएस 2025 12 अक्टूबर के लिए सीरीज को अच्छे से फॉलो जरूर करना। साथ में हमारा यूपी पीसीएस और आरओ का पेड ग्रुप जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। अब देखो 151 वाला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी भी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अगर लोकसभा में आपको मेजोरिटी चाहिए, मतलब सरकार बनानी है, तो कितने सदस्य होने चाहिए। तो होने चाहिए आपके पास कम से कम 272 सदस्य, 272, क्योंकि जो टोटल सीटें हैं वो है 543। अगर आपको बहुमत चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 272 सदस्य तो लाने ही पड़ेंगे, तभी आप जो है अपनी सरकार बना पाओगे, तभी कोई बिल जो है, कोई कानून जो बनाना है, तभी आप बिल भी पास करवा पाओगे। ठीक है, 152 देखो, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 238। टोटल स्ट्रेंथ है राज्यसभा की आपकी 250। ठीक है, और 238 होते हैं इसमें आपके इलेक्टेड और 12 होते हैं नॉमिनेटेड, मनोनीत। और नॉमिनेट कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज कितने अभी है प्रेजेंट टाइम में। तो ये है करेक्ट आंसर आपका 34। ठीक, 154 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में राज्य सूची विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को राज्य विधायिका द्वारा निरस्त किया जा सकता है। मतलब संसद ने कोई कानून बना दिया स्टेट लिस्ट पे, ठीक है, तो कब कौन से सिचुएशन में जो आपका राज्य है उसको निरस्त कर सकता है, रिपील कर सकता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर ए वाला। ठीक है, जब कोई भी लॉ बनेगा, पार्लियामेंट बनाएगा स्टेट लिस्ट पे, कब, जब आपका आर्टिकल 356 के तहत स्टेट इमरजेंसी लगी होगी। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लगाने के बाद संसद द्वारा राज्य सूची में बनाए गए कानून। 356 आर्टिकल 356 ध्यान रख लेना, ये होता है आपका राष्ट्रपति शासन का, प्रेसिडेंट रूल का। ठीक है, अब इसके तहत अगर आपका कोई कानून बना, संसद कोई कानून बनाएगी, उसको बाद में राज्य सरकार जो है रिपील कर सकती है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। पहली लोकसभा चुनाव 1951 से 52 जो आपका चुनाव हुआ है देश में, पहला जनरल चुनाव जो लोकसभा का होता है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ था उस समय पे। ठीक है, तब के बारे में पूछ रहा है। पहला है तो ध्यान रखना है, ये हुआ है 45.7%। ठीक है, 45.7%। फिर आइए, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण कानून कब पारित हुआ। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये वाला कानून आपका आया है 2005 में। ठीक है, कब आया, 2005 में। लोकसभा चुनाव 2019 में कुल कितने प्रतिशत मतदान पड़ा था। अब देखो, अब तो 2024 का भी आपका चुनाव हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग 2019 की बात कर लेते हैं। इसमें कितना आपका मतदान हुआ है, ये हुआ 67.11%। तो आप समझो पहली वाली लोकसभा के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन 2024 में अच्छा कितना हुआ, अब आपको ये भी पता होना चाहिए, ये एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, दिल्ली को डेजिग्नेट करा गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी। कौन सा आपका संविधान संशोधन था, तो ये है 69th अमेंडमेंट। ठीक है, 69th अमेंडमेंट कब आया था, 1991 में। ठीक, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, ये कब पास हुआ है, 1955 में। ठीक है, 1955 में। फिर 160, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस पार्ट को बोलते हैं, तो ये बोला जाता है पार्ट 3 को। पार्ट 3 में क्या आता है भैया, आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ठीक है, अभी देख भी सकते हो, फंडामेंटल राइट्स। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी का आपका अधिनियम जो है, ये किस अनुसूची में, ये है आपका 10th शेड्यूल में है। ठीक है, ये तो याद ही कर लो, 10th शेड्यूल। फिर आइए, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एमएम पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था, एमएम पुंछी कमीशन, तो ये बनी है आपकी 2007 में। ठीक है, सरकारिया कमीशन के बारे में भी ध्यान रखना, वो पिछली वीडियो में बताया था। सरकारिया कमीशन और पुंछी कमीशन जो है ये आपका इंपॉर्टेंट है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ना गवर्नर को, किस आर्टिकल के तहत? तो यह है आपका आर्टिकल 155, ठीक है, आर्टिकल 155। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। इनडायरेक्ट क्या होता है कि जो भोली जनता है ना, वो डायरेक्ट आपका एमपी को या सांसद को, मंत्री को वोट नहीं दे रही है, वो बीच में आप समझो, जैसे मैं आपको प्रेजेंट एग्जांपल देता हूँ, राज्यसभा का चुनाव, आपने वोट दिया भोली जनता ने एमएलए को, जो विधायक होते हैं, और फिर एमएलए वोटिंग करते हैं आपके राज्यसभा के चुनाव में, तो ये आपने डायरेक्ट तो करा नहीं, ये वाला डायरेक्ट होगा, लेकिन ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत जो है भारत में, ये आपको कौन से अधिनियम से हुई है? ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 1892 का। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे आपके? ठीक है, आपका स्टीयरिंग कमेटी के, तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आइए 166, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे, ये हम लोग हर साल मनाते हैं, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नागरिकों के मूल कर्तव्य संबंधी वर्मा समिति का गठन कब किया गया था? देखो, एक वर्मा कमेटी भी बनी है फंडामेंटल ड्यूटी को लेके, और ये बनी है काफी बाद में, ये बनी है आपके 1998 में, ठीक है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी कब बनी थी? ये बताओ कमेंट बॉक्स में। तो 2 क्वेश्चन हो गए आज के कमेंट बॉक्स, आपको जो कमेंट में बताने। पहला हो गया 2024 में कितना प्रतिशत मतदान है, और दूसरा है आपका भैया कि सरदार स्वरण सिंह कमेटी कब बनी है। ये तो आसान है दूसरे वाले। भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब रखा गया था? जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, लोकसभा में आता है, और इससे आपका अगर पास हो गया तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा सारे मंत्रियों को। ये पहली बार कब आया था? 1963 में, 1963 में आया था, ठीक है। संसद में शून्यकाल, 0 आवर जो है, इसकी आपका टाइमिंग क्या होता है? ये होता है आपका टी वाला होगा, ठीक है, दोपहर 12 बजे से लगभग 30 मिनट तक चलता है। 0 आवर में जितने भी आपके सदस्य होते हैं वो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं बिना किसी प्रायर इंफॉर्मेशन के, नोटिस के, कि कोई जरूरी मुद्दा आ गया देश में तो उसके बारे में आपका चर्चा हो सकती है। हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? वी द पीपल ऑफ इंडिया कहाँ यूज है? तो ये आपकी प्रस्तावना प्रियम्बल में यूज है। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन हम लोगों को भैया करने तो है ही। ये वाला सिंपल है, लेकिन बाकी देखो आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो टफ दिख रहे होंगे, जैसे ये वाला, तो सारे कंप्लीट करके जाने, तभी भैया आपका पेपर कट ऑफ निकलेगा। संविधान का संरक्षक गार्जियन कौन है? तो ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। कौन संरक्षक? फिर फर्स्ट स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, भाषीय आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कब बना है पहली बार? 1953 में, ठीक है, भाषा के आधार पर। फिर आगे देखो, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में सही कथन का चयन करना है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। तो देखो पहला बोला जा रहा है, इट इज डिफाइंड एज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी हैविंग द ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर द्वारा मान्यता दी जाती है। देखो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही, पहले वाला क्या है, 10% कम से कम सीटें आनी चाहिए, ठीक है, तब जाके आपको दर्जा मिल सकता है, तो पहले वाला गलत हो गया। दूसरा क्या है, वह मुख्य सूचना आयुक्त का चयन करने वाली समिति का सदस्य होता है, तो बी वाला जो है ना ये आपका सही है। थर्ड वाला भी आपका गलत है, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 है संविधान में जोड़ा है? न्यू आर्टिकल 21A। तो भैया ये आपका जुड़ा है 86 अमेंडमेंट से, 2002 में आया इसके तहत, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा एक मौलिक अधिकार जो है उसका दर्जा दिया गया है, और 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये आपका आर्टिकल है, ठीक है। फिर आइए, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग सर्वप्रथम किस वर्ष से बनाया गया? पहले इसमें एक ही सदस्य होते थे, मुख्य चुनाव आयुक्त, फिर 2 सदस्य और जोड़े गए, वो आपके इलेक्शन कमिश्नर बने चुनाव आयुक्त, तो टोटल 3 हो गए। किस साल से हुआ है? ये हुआ 1989 से, क्योंकि उसी समय पे क्या करा था सरकार ने, वोटिंग एज 21 साल से घटा के 18 साल कर दी थी। पहले 21 साल पे वोट देना अलाउड था, ठीक है, अब तो 18 साल के हो गए तो वोट दे सकते हो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 3 साल का, 3 साल या 70 साल जो भी पहले आ जाता है इनके उसमें। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, जैव विविधता अधिनियम, एनवायरमेंट का भी क्वेश्चन है ये आपका, तो जैव विविधता अधिनियम ये पास हुआ है 2002 में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। 178, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम कब पारित किया गया? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, ये कब पास हुआ है? तो ये पास है आपका 2006 में, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, इसका गठन कब करा गया है? तो ये गठन हुआ है दिसंबर 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे ना, उनके समय पे बनी थी ये। अब इसका काम क्या है? प्रधानमंत्री को सलाह देना आपका सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को लेके। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फंडामेंटल राइट्स कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज, इसके चेयरमैन जो है आपके कौन थे? तो ये है सरदार पटेल, ठीक है, सरदार पटेल थे। फिर आइए, किसी राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के किसी सदस्य को पद से हटाने के लिए कौन अधिकृत है? मतलब ऑल इंडिया सर्विस को कौन हटाता है? तो ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है आईएएस को, आईपीएस को और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को, जो ऑल इंडिया सर्विस होती है। भाई, सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के समय मुख्य न्यायमूर्ति सहित कुल कितने न्यायाधीश थे? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो तब थे टोटल आपके 8 सदस्य, एक आपके चीफ जस्टिस और 60 और जज थे। अब कितने हो गए? अभी बताया मैंने आपको, कितने हैं? 34। फिर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होना जरूरी है? हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट जो है होना चाहिए। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 214, ठीक है, आर्टिकल 214। फिर आइए, किसी उच्च न्यायालय में लगातार डैश तक अधिवक्ता रहने वाले व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हताओं में से एक पूरी करते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, उसमें एक क्वालिफिकेशन ये भी है कि हाई कोर्ट में आपके एडवोकेट होने चाहिए, ठीक है, और कितने साल के लिए आपने प्रैक्टिस करना चाहिए हाई कोर्ट में? 10 साल। तब जाके आप एलिजिबल होते हो जज बनने के लिए, बन नहीं जाओगे, एलिजिबल हो गए। अब जैसे आपने फॉर्म भर दिया, एलिजिबल हो पीसीएस एग्जाम के आरओ के लिए, बन थोड़ा ना गए, फिर बाकी लोगों से कॉम्पिटिशन है। यदि भारत के राष्ट्रपति ने भारी आक्रमण के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करी है, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन के तौर पे नेशनल इमरजेंसी घोषणा करी है आर्टिकल 352, तब इसमें से क्या क्या हो सकता है? तब जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये है बी वाला। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वे राज्य के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। वैसे आपका कानून पार्लियामेंट आसानी से बना सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सेशन में नहीं है इमरजेंसी के दौरान, तो राष्ट्रपति जो है वो अपना ऑर्डिनेंस, आपका अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो देखो, अभी तक हमने 356 वाली इमरजेंसी का क्वेश्चन देख लिया, 352। तो यहां से एक चीज समझ में आती है ना, दोनों इमरजेंसी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। जस्टिस रोहिणी कमीशन, ये किस लिए बनाया गया था? तो ये बनाया गया था इंप्रूव द इक्विटेबिलिटी ऑफ शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अमंग ओबीसी, ओबीसी के बीच लाभों के बंटवारे की समानता में सुधार। मतलब देखो, होता क्या है ना, जैसे मान लो ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रखा है, तो इसमें जो टॉप की 10% कास्ट होगी ना ओबीसी में ही, ज्यादातर रिजर्वेशन का फायदा वही उठा लेते हैं, बाकी एकदम नीचे तक जो है रिजर्वेशन का फायदा पहुंचता नहीं है। इसीलिए कमीशन बनते हैं कि ताकि जो फायदा है, जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो सबको मिले, मतलब ओबीसी में भी सारी जो कास्ट है सब तक पहुंचे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास स्टैट्यूटरी बॉडी जो है कब बनाई गई थी? ठीक है, वैधानिक निकाय के रूप में इसे स्थापित जो है कब करा गया था? ये 1993 में करा गया था, बी वाला 1993। The dash amendment inserted article 338B and 342A in the constitution। कौन से संशोधन ने ऐड करे हैं ये दोनों आर्टिकल? तो ये करे आपके 102 अमेंडमेंट ने। अब देखो, इसमें था क्या ना, जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये भी बताया, पहले स्टैट्यूटरी बॉडी थी वैधानिक, फिर इसको संवैधानिक बॉडी बना दिया 102 आपके संविधान संशोधन से। कब आया? 2018 में आया है, ठीक है। फिर इसमें बोला जरा इनकरेक्ट है सी वाला, पार्टनरशिप एक्ट 1930 में नहीं, ये आया है आपका 1932 में, ठीक है। कब आया? 1982 में। 190 देखो, BN राव कमेटी जो हिंदू लॉ को कोडिफाई करने के लिए बनाई गई थी, वो कब बनी थी? 1941 1941 में, ठीक। शाहबानो केस, सरला आपका मुदगल केस और डैनियल लतीफी केस, ये किसके साथ एसोसिएट किए जा सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये एसोसिएट करे जा सकते हैं समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ में, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का सीधा सीधा मतलब है जितने भी लोग यहाँ पे रह रहे भारत में, चाहे कोई भी धर्म मान रहा हो, तो सबके लिए जो नागरिक आपके जो सिविल लॉ है ना, वो सेम रहेंगे। सिविल लॉ, सिविल लॉ का मतलब क्या होता है? डाइवोर्स का लॉ हो गया, प्रॉपर्टी का लॉ हो गया, ठीक है, वसीयत का लॉ हो गया। क्रिमिनल लॉ हमारे यहाँ यूनिफॉर्म है, मतलब अगर कोई भी किसी भी धर्म का आदमी ने चोरी करी, सबको बराबर की सजा है, लेकिन सिविल लॉ एक नहीं है, इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है। इन विच स्टेट्स लेजिस्लेशन ऑन अनलॉफुल कन्वर्जन आर इन फोर्स,
किस राज्य में गैर कानूनी धर्मांतरण पर कानून लागू है? ठीक है, मतलब जबरदस्ती आपका धर्म चेंज नहीं किया जा सकता है। यह है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, चारों में है। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होना चाहिए? ये आपका डी वाला होना चाहिए। ठीक, फिर आइए, इसमें बोला जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो इनकरेक्ट आपका पहले वाला ही हो गया। बोला जा रहा है पार्ट 16 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है, राजभाषा के साथ, भाग 16। लेकिन ये गलत है। अगर आप पार्ट्स देखोगे तो पार्ट्स में पार्ट 17 जो है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील कर रहा है, पार्ट 17। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये हमारा सिलेक्शन मटेरियल है, पूरी लिस्टिंग पॉलिटी के नोट्स फॉर्म में, तो इसको भी आप ले सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। ठीक है, तो ये पहला ही गलत है, पार्ट 17, बाकी सब सही है। 194 देखो, देखो जब भी किसी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ते हैं ना, पिछले वीडियो में बताया भी था, हेड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, तो क्या क्या फायदे होते हैं? साहित्य अकादमी भाषा को मान्यता देना शुरू कर देगी और पुस्तकों का अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। बिल्कुल सही है, ट्रांसलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और साहित्य अकादमी जो है वो रिकॉग्नाइज भी करेगी। और फिर एमपी और एमएलए जो है ना वो बोल भी सकते हैं उस भाषा में अपने क्षेत्र, मतलब पार्लियामेंट या विधानसभा में। दोनों स्टेटमेंट जो है इसकी वो आपकी क्या है? करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, कोऑपरेटिव मूवमेंट पहली बार सहकारिता आंदोलन 1844 में स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे? ये ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था आपके। ठीक है, कहाँ पे? ब्रिटेन में। अब कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स कमेटी, जो वर्ड कमेटी है, ये कौन से आर्टिकल के तहत दे रखा है? तो ये आर्टिकल है 243S, अनुच्छेद 243S। डैश में सर फेडरिक निकोलसन को सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, फादर ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, सर फेडरिक निकोलसन। तो ये जाना जाता है भैया अपने भारत में ही। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, सर फेडरिक निकोलसन को, ये नाम ध्यान रखना। इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट भाई पहले वाला सही है, पहली बार मीटिंग संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई। फिर बोला जा रहा है कैबिनेट मिशन योजना 1947 ने भारत की संविधान सभा का निर्माण किया, ये गलत है भाई। देखो, करा तो निर्माण आपका संविधान सभा वो कैबिनेट मिशन योजना ने, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आएगा, तो गलत आंसर आपका बी वाला ही हो जाता है। ठीक है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। 199 देखो, सबसे लंबा जो सेशन होता है हमारे पार्लियामेंट का वो कौन सा होता है? ये है आपका बजट सेशन होता है, क्योंकि बजट पास होना होता है इसमें, इसीलिए ये लंबा सबसे है। फिर जो राज्य की परिभाषा है, राज्य जो नॉर्मल स्टेट की बात नहीं हो रही, प्रोविंस की बात नहीं हो रही, जो स्टेट डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें आपका संघ और राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग भी आते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। पार्लियामेंट भी आ जाएगा, विधानसभा भी, सारे मंत्री परिषद भी आ जाएंगे। फिर जो आपकी वैधानिक बॉडीज है और गैर संवैधानिक, ठीक है, जो आपका नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज है, सब आएंगी इसमें। 1 और 2 करेक्ट आंसर है आपका। इसका मतलब गोला कौन सा भर के आओगे? वो सी वाला भर के आओगे। दोनों स्टेटमेंट जो है ना वो आपके सही दे रखे हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हमने देख लिए, अब 300 क्वेश्चन बचे हैं बस आपके। ठीक है, 4 क्लास आ गई, आगे भी जुड़े रहिएगा सीरीज के साथ में, काफी फायदा करेगी आपके एग्जाम के लिए। और उसके साथ में आरओ की अगर अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो लगा लेना। यूपीपीसीएस 2025 की टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट हो गई है, और यूपीपीसीए 2025 का पेड ग्रुप जो है प्रीलिम्स का वो भी चल रहा है। आप इन नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हो। तो यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।